Okay, now I think it is clear. So why students should play game in school? बच्चे स्कूल में गेम क्यों खेलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सिंपल आंसर है इट डेवलप कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। ठीक है, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैमिली इज ए मीन्स ऑफ व्हाट? फैमिली इज ए मीन्स ऑफ व्हाट? फैमिली इज ए मीन्स ऑफ क्या होगा आपका? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल। देखो इनफॉर्मल ज्यादा होता है, मैक्सिमम केसेस में इनफॉर्मल ज्यादा होता है। नॉन फॉर्मल ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, जो हमेशा नहीं रहता, मैक्सिमम केसेस में इनफॉर्मल रहता है, क्योंकि फैमिली से जो चीज हम सीखते हैं वो इनफॉर्मल होता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो इनफॉर्मल सही है आपका। देयर इज टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? सर बी। यू विल ट्राई टू स्पेसिफाई देम। यस, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, वहां पे इन्वॉल्व होकर उनको उस केस को स्पेसिफाई करने का आप क्या करोगे, कोशिश करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ए टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स बाय। ए टीचर कैन डेवलप, एक शिक्षक कैसे सोशल वैल्यू डेवलप कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, डेवलपिंग सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिहेविंग आइडियली, ऑब्वियसली सोशल वैल्यू। देखो टीचर आर कंसिडर्ड रोल मॉडल, तो दैट्स व्हाई आपको आइडियली बिहेव करना होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर सी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू इन लीजर टाइम इन स्कूल? आप क्या करोगे लीजर टाइम में? आप टेक रेस्ट नहीं होगा, रीड मैगजीन, ये हो सकता है, टॉक टू क्लर्क इन ऑफिस, बट चेक होमवर्क ऑफ द स्टूडेंट्स से ज़्यादा बेहतर है। आप लीजर टाइम में बच्चों का होमवर्क चेक करोगे, ये ज़्यादा आपका अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ गलती नहीं। जहाँ पे किसी को दिक्कत होगा मुझे इन्फॉर्म करना। ए टीचर आस्क क्वेश्चन इन क्लास 2, बच्चों को क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? इसका आंसर क्या होगा? सी। सी, सिंपल सी होगा आपका। स्टूडेंट का अटेंशन को, मतलब उनको एंगेज करने के लिए, सिंपली क्या करते हैं हम लोग, बच्चों को एंगेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। आप टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज करते हो? टीचिंग प्रोफेशन चूज करते हो बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड। हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ये तो हम डिस्कस किए थे। इंटेंसिव स्टडी मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत मतलब थोड़ा रिसर्च करके पढ़ाई करोगे, तो आप जो है सक्सेस आपको। सर इसका डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? रिसाइटेशन मतलब रट्टा मारना होता है। ठीक है, आप बार बार एक चीज को पढ़ोगे, रिसाइट करोगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे कोई चीज को रट्टा मारते हो, एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर उसको पढ़ते हो, फिर उसको पढ़ते हो, तो ये रट्टा मारना होता है, इसमें सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये रट्टा मारने वाला चीज। रिसाइटेशन मतलब बार बार रिपीट उसको करना, तो ये इसमें कुछ होता नहीं है। प्रेयर जैसे आपको रट्टा मारना होता है, वही आप एक अगर टॉपिक को रट्टा मारते हो तो कुछ दिन में वो भूल जाओगे। तो इसलिए रिसाइटेशन वाला चीज़ है वो सिर्फ आपको मेमोरी के लिए सही होता है, लेकिन आपका जो है लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस और लाइफ में सक्सेस अगर आपको चाहिए तो उस केस में नहीं होता। ठीक है, ओके सर। हाँ, इसका बी क्यों नहीं हो सकता सर? इंसिडेंटल स्टडी मतलब कभी कभी पढ़ना। इंसिडेंटल स्टडी मतलब क्या है? कभी कभी पढ़ना। ठीक है, जस्ट तो वो लक पे डिपेंड करेगा सर। क्या आपको स्क्रीन सही से दिख रहा है ना? स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है ना? इंटेंसिव क्या होगा सर? क्या इंटेंसिव स्टडी को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा, इंटेंसिव स्टडी मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मतलब डीपली आप किसी चीज को पढ़ना। ठीक है, इंटेंसिव स्टडी मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड कोई चीज को पढ़ते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ रहे हो या फिर साइंस पढ़ रहे हो, तो इस हिसाब से पढ़ोगे कि आपका वहां पे उस टॉपिक में पूरा ध्यान लगा के पढ़ोगे, और उसको जितना रिसर्च आप कर सकोगे यू विल डू दैट। सो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव स्टडी, मतलब बहुत डिटेल में कोई चीज को पढ़ना। और जब आप कोई चीज को बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके, अभी वीडियो सही है ना? ब्लर नहीं हो रहा है ना स्क्रीन? ठीक है ना? ओके ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लर हो रहा है? यस सर, थोड़ा ब्लर। अभी थोड़ा नेटवर्क पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है थोड़ा सा स्लो है अभी।
तो बहुत ज्यादा ब्लर होता है सर। अभी भी नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया, 1 मिनट रुको। दिलेश दिलेश, तो वाईफाई ऑन कर दिया था, ये कैमरा स्लो ही है, पूरा स्लो ही, तो व्हाट्सएप से हैं गूगल पे डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा ओके। सर आप मोबाइल डेटा का यूज करते हैं या फिर ब्रॉडबैंड? मोबाइल डेटा से कहाँ चलेगा, मोबाइल डेटा से बहुत दिक्कत होता है। अभी मैं इसीलिए मोबाइल डेटा अगर करना पड़ता है तो मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है। जियो फाइबर जब तक नहीं इंस्टॉल हुआ तब तक मैं क्लास नहीं कर पा रहा था, तो वही जियो फाइबर का नेटवर्क अच्छा रहता है तो जियो फाइबर के थ्रू करते हैं। लेकिन अभी पता नहीं कभी कभी क्या होता है, बहुत रेयरली क्या होता है कि नेटवर्क थोड़ा कम हो जाता है, तो मैंने फिर से दूसरा नेटवर्क, मतलब 3-4 लिंक होते हैं जियो फाइबर का, तो दूसरा में मैंने कनेक्ट किया है, देखते हैं। अभी ठीक है, अभी थोड़ा सा हाँ अभी मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मुझे जब भी ब्लर होता है ना मुझे पता चल जाता है, यहाँ पे स्क्रीन में ही दिक्कत हो जाता है। तो अभी ठीक है, अभी स्पीड सही है, तो आपका इंटेंसिव स्टडी होगा, ठीक है, इसका आंसर। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आप कर रहे हो ना, तो मोबाइल डेटा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल डेटा में 1 GB 2 GB का होगा तो फिर आपको एड ऑन डालना पड़ेगा। तो मैं कभी भी मोबाइल डेटा में आज तक नहीं किया, पहले भी करते थे तो हम लोग जो पोस्ट पेड है वो उसमें करते थे, फिर जब हम टाउन में आ गए, विलेज जब गांव में थे तो पोस्ट पेड में करता था, जब हम टाउन में आ गए तो फिर जियो फाइबर के थ्रू करते हैं अभी, ठीक है। और वहाँ पे भी संबलपुर में जब रहता था वहाँ पे भी जियो फाइबर के थ्रू। डेटा का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है सर। क्या लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप पे जो है डेटा का कंजम्पशन ऐसे भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारा सारा डिवाइस कनेक्टेड होता है, तो मैंने अभी सारा डिवाइस को बंद किया, सिर्फ ये लैपटॉप है कनेक्टेड और आप ये मोबाइल कनेक्टेड, बाकी सब बंद कर दिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हैबिट ऑफ एब्सेंटिज्म, जो जब कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो उसके इसमें आपको यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स शुड गेट वरीड, द ऑफिशियल ऑफ द स्कूल शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द एज पर द स्कूल डिसिप्लिन, द टीचर शुड टेक इट एज ए सीरियस प्रॉब्लम, दे शुड गिव अ लेस प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर बताओ। सी। बहुत सिंपल है, सी ही। टीचर का बहुत मतलब सीरियस यहाँ पे वहाँ पे स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के पास जाना है, उनके पेरेंट्स के पास जाना है, और ठीक है, और जो भी इशू है वो पूछना है कि बच्चा एब्सेंट क्यों हो रहा है। इस केस में आपको पेरेंट्स के पास जाना पड़ता है, एज ए टीचर आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट वन। टू whom the responsibility of organization of curricular activities should be stored with, तो इसका आंसर क्या होगा। प्रिंसिपल। तो हमने डिस्कस किया था कि करिकुलर एक्टिविटी क्या होगा, वो उसका जो इम्प्लीमेंटर जो सॉरी ऑर्गेनाइजर जो है वो प्रिंसिपल होता है, और इम्प्लीमेंट फिर धीरे धीरे करके उसको क्लासरूम लेवल पे या फिर माइक्रो लेवल पे टीचर करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन करने वाले प्रिंसिपल ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द स्टूडेंट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इन सम डिफरेंट वे आप जैसे पढ़ाए उससे अगर कोई दूसरा वे में टीचर सॉरी स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। डिस्करेज, encourage, suggest to talk with their teacher after period, and suggest to follow। क्या होगा, सिंपल ये सी। encourage to consult some other books and subjects, suggest to talk with the teacher after period। सर बी। बी सर। B, when the students try to solve the question in some different way as taught by the teacher from prescribed books, then the students should be encouraged to consult some other books on the subject। अच्छा कोई ऑप्शन बी भी है सर। ऑप्शन बी तो दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको सोचते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई दूसरा वे में डिफरेंट वे में कोई स्टूडेंट जब कोई किसी टॉपिक को सॉल्व करते हैं, ठीक है,
कोई स्टूडेंट जब कोई दूसरा वे में सॉल्व करता है, प्रेस्क्राइब्ड बुक जो आपने प्रेस्क्राइब्ड बुक से पढ़ा है उसके दूसरे बुक से अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है तो आप क्या करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है बी ही आंसर होगा, क्योंकि कोई अगर स्टूडेंट रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा है तो आप वहां पे मना नहीं करोगे कि आप मत फॉलो करो, अगर वो सही है तो। अगर उसका क्वेश्चन का आंसर सही है तो उसको आप डिस्करेज नहीं करोगे दूसरा बुक पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर वो पढ़ रहे हैं दूसरे बुक में उनको एनकरेज करोगे, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे देखो सजेस्ट टू टॉक विद द टीचर आफ्टर द पीरियड, ये भी तो सही है, लेकिन ज्यादा मतलब हमको एप्रोप्रिएट लग रहा है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टडी मटेरियल दिया हूँ, अगर आप दूसरे मटेरियल से पढ़ाई करते हो तो क्या मैं आपको डिस्करेज करूंगा कि मत पढ़ो उसको? डेफिनेटली आई विल टेल कि अगर उसमें चीजें सही से दिए हुए हैं तो मैं बोलूंगा कि ठीक है आप यू शुड फॉलो दैट आल्सो, ठीक है। तो इसीलिए एनकरेज जो अगर कोई दूसरा बुक से कोई मेथड को सॉल्व करते तो उनका एनकरेज करोगे, यू कैन डू दैट, नो इशू, ठीक है। नेक्स्ट आपका यस नहीं बी होगा आपका यहाँ पे, जैसा यहाँ पे दिया हुआ है आंसर की में, तो बी विल बी द आंसर, ठीक है। नहीं होगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है सजेस्ट टू टॉक विद देयर टीचर आफ्टर द पीरियड, जो बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे क्लासरूम में ही आपको चीजों को सॉल्व करना है, क्योंकि आप जब कोई दूसरा बुक से कोई चीज को फॉलो करके आपको दिखाते हैं तो आप बोलोगे कि ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कंसेप्ट इसका सही है तो आप उस केस में नहीं बोलोगे कि आपको सिर्फ आपके जो किताब जो प्रेस्क्राइब्ड है उसी से करना है, दूसरे बुक से नहीं करना है। अगर जैसे हमने देखा था ना इंटेंसिव स्टडी में क्या होता है, आप किसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स का जो मतलब जो रोल है वो क्या है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्टर है। अब स्टूडेंट्स खुद के मतलब टीचर बस फैसिलिटेट करेंगे, पूरी तरह से गाइड नहीं करते हैं, वो जस्ट उनको गाइड करते हैं कुछ गोल तक पहुंचने के लिए, और स्टूडेंट्स अपने आप नॉलेज कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कोई अगर रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, कोई दूसरा बुक पढ़ते हैं, तो आप उनको एनकरेज करोगे, डिस्करेज नहीं करोगे, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल्ड लेसन प्लान बिकॉज, कोई एक्सपीरियंस टीचर को डिटेल्ड लेसन प्लान की जरूरत क्यों नहीं पड़ता है? तो दे कैन टीच इन ए गुड मैनर विदाउट इट्स हेल्प, the number of curious students is very poor in the class, when they commit some mistake they do not face any challenge from their student, and they can equip themselves with brief outline as they gain specialization in through experience. क्या होगा आंसर? यस ऑब्वियसली जब वो किसी चीज के ऊपर एक्सपीरियंस करते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर उनको थोड़ा ब्रीफ आइडिया, ब्रीफ आउटलाइन पता चल जाता है, पढ़ के उनको जाना नहीं पड़ता, ठीक है। ऑब्वियसली आपके साथ भी ये चीज होगा, जब कोई सब्जेक्ट के टीचर आप बन जाओगे ना तो आपको हर दिन किताब पढ़ के जाना नहीं पड़ता है। इवन जब आप ट्यूशन पढ़ाने जाते हो आप रियलाइज कर सकते हो कि आपको हर दिन पढ़ के जाना नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते आपका ब्रीफ आउटलाइन बन जाता है। तो सही है इसका आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन स्कूल, ड्रॉप आउट इन व्हिच स्टूडेंट, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉप आउट इन व्हिच स्टूडेंट्स लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली इयर्स कैन बी टैकल्ड इन ए बेटर वे थ्रू, कैसे आप उनको जो है ले सकते हो, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? डी। एनकरेज, आप उन बच्चों को एनकरेज करोगे कि आप जो है ड्रॉप आउट ना करें, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेटर वे में, देखो अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट देने से, फॉर एग्जांपल मिड डे मील देने से बच्चे आते हैं, बच्चे का एनरोलमेंट बढ़ता है, लेकिन एज ए टीचर अगर आप उनको एनकरेज करोगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो अभी क्या चल रहा है, अभी ये ऑप्शन सी चल रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट टू द स्कूल चल रहा है, लेकिन एज ए टीचर आप क्या करोगे? मिड डे मील स्कीम वगैरह जो आते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आते हैं, लेकिन एज ए टीचर आप क्या करोगे? आप बच्चों को एनकरेज करोगे, आप बड़े होकर आईएएस बनोगे, बड़े होकर आप टीचर बनोगे या इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो डेफिनेटली वो आप मतलब पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो है तो उनको थोड़ा सा क्या होता है, अट्रैक्शन दिखाना होता है, ठीक है, उनको लालच दिखाना होता है, और लालच से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लालच से वो क्लास में आ जाएंगे, स्कूल में आ जाएंगे, ड्रॉप आउट कम हो सकता है, लेकिन पढ़ाई उनका ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। एनकरेज करोगे तो ड्रॉप आउट भी कम होगा और उनका नॉलेज लेवल में भी एनहांसमेंट होगा। दैट्स व्हाई एज ए टीचर आपको डी ऑप्शन के साथ जाना है, ठीक है। आइडियल टीचर कौन होता है? आइडियल टीचर की तो हम पढ़े हैं बहुत बार, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, ये तो पूरा डायरेक्टली सेंटेंस है पूरा, ठीक है, थ्योरी है पूरा यार ये आपका। तो फ्रेंड फ्रेंडली रहना है, गाइड रहना है, फिलोसोफर फ्रेंड, फिलोसोफर फैसिलिटेटर, गाइड, ये तो हम बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो आपका सी सही है। एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी क्या होना चाहिए?
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यस, प्रैक्टिकल लाइफ सही है आपका। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट होमवर्क क्या होगा? बेस्ट मेथड ऑफ चेकिंग स्टूडेंट होमवर्क, डी, ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, कि वो खुद से रेगुलर वे में खुद को चेक कर सके। होमवर्क क्या होता है? सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता है, खुद से खुद को चेक करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट, टाइम बाउंड टेस्टिंग प्रोग्राम। A time bound testing program for a student should be implemented in school so that time bound testing program क्यों होना चाहिए? डी, ऑप्शन डी। Yes, obviously remedial program, उनको क्या करेंगे हम? CCE करते हैं ना, continuous and comprehensive evaluation, remedial program के लिए करते हैं, ठीक है, remedial। तो अगर किसी बच्चे का कोई दिक्कत होगा तो उसमें हेल्प होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट था, ये आपका जो लाइफ स्किल हमने डिस्कस किया, the essential element of a syllabus for children remain out of the school should be। लाइफ स्किल जो है वोकेशनल कॉम्पिटेंसी सेम चीज है लगभग, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस चीज के ऊपर कंफ्यूजन है, सो थोड़ा सा। यस सर, मे बी रिमेंड आउट बोला तो बोल रहा स्कूल के बाहर के बाद, जैसे कि जॉब्स वगैरह के लिए, इसलिए शायद वोकेशनल कॉम्पिटेंसी है। यस, इन दैट मैनर ये आपका वोकेशनल कॉम्पिटेंसी हो सकता है। देखो, लाइफ स्किल तो सारे बच्चे को चाहिए अगर हम इस तरह से देखेंगे, और जो रिमेन आउट ऑफ स्कूल, मतलब जो बच्चे स्कूल में नहीं रहते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम वो बाहर रह गए थे, या फिर उनको हम लोग अभी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ला रहे हैं, तो उनके केस में उनको थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई बच्चा लेबर काम कर रहा है, तो उस केस में आप उसको स्कूल में लाके कुछ प्रोडक्टिव काम सिखाओगे, जिसमें उसको ये नॉलेज होगा कि ये काम करने से वो जो काम कर रहा है उसमें और एनहांसमेंट होगा, उसका जो सैलरी या फिर उसका जो अर्निंग है वो डेवलप होगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, उसके लिए एनकरेज कर पाओगे आप। तो इसीलिए वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज में हम, इस वोकेशनल एजुकेशन में हम लोग ये नॉलेज दे पाते हैं। दैट्स व्हाई वोकेशनल कॉम्पिटेंसी फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स will be essential element for the syllabus. So I think this is the reason for this option। लाइफ स्किल बाकी सारे बच्चों को चाहिए, लेकिन रिमेन आउट ऑफ द स्कूल जो है उनको ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन चाहिए। इसीलिए जो गांधी जी ने भी जो चीज़ लाया था, आपको पता होगा, बेसिक एजुकेशन, वो वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज को ज़्यादा प्रमोट करता था, गांधी जी का जो बेसिक एजुकेशन है, क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चे खुद आपके जो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सॉरी फॉर दैट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सपेयर इन प्राइमरी एजुकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ टैक्सपेयर। सर, एजुकेशनल सेस। एजुकेशनल सेस, यस, एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा सेस। अच्छा, सेस क्या पता है आपको? सर, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जो है लाइफ स्किल नहीं होगा, वो वोकेशनल होगा। हाँ, वो वोकेशनल कॉम्पिटेंसी होगा, बिकॉज इट इज सेइंग पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द रिमेन आउट ऑफ द स्कूल। मतलब बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं, उनको जब आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाते हो, तो उनके लिए उनके सिलेबस में क्या चीज रहना चाहिए। तो इस केस में वोकेशनल एजुकेशन हम लोग ज्यादा, लाइफ स्किल सब लोगों के लिए होता है, लेकिन जो स्पेशली स्कूल से बाहर रहते हैं उनके लिए आपका जो है वोकेशनल कॉम्पिटेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वोकेशनल कॉम्पिटेंसी होगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर इन प्राइमरी एजुकेशन, एजुकेशनल सेस। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स जो होता है, सो फॉर एग्जांपल आप 30% टैक्स दे रहे हो, उसके ऊपर फिर 10% फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा टैक्स उसके ऊपर देना है, तो टैक्स ऑन टैक्स को हम लोग सेस कहते हैं, ठीक है। टैक्स नहीं कहते उसको, सेस कहते हैं। अगेन आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग। प्रायोरिटी ऑफ गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज, गर्ल्स एजुकेशन को प्रायोरिटी क्यों देना चाहिए? डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ, गर्ल्स एजुकेशन को ये देना चाहिए इसलिए क्योंकि बॉयज तो ऑलरेडी दे आर इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ओके, एंड दे आर डूइंग means good for the society, but अगर सोशल चेंज करना है तो अभी in the present scenario only girls are capable of leading the social change because they were badly discriminated। वो पहले discriminated थे, उनको ऑप्शन नहीं मिलता था। That's why option D will be there कि अभी in the present scenario only girls are capable for leading। सर, discriminated ऑप्शन तो सी है। हाँ, मतलब they were badly discriminated in the society, that's why, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि
देखो गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज इन द पास्ट। पहले क्या होता था कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लेकिन अभी जो आप उनको प्रायोरिटी दे रहे हो वो किस वजह से दे रहे हो? व्हाई यू आर गिविंग? सर वही थर्ड ऑप्शन की वजह से दे रहे हैं सर प्रायोरिटी। हाँ थर्ड ऑप्शन हो गया, फोर्थ ओनली गर्ल्स इज कैपेबल। सर ये तो गलत होगा ना, बॉयज आर आल्सो कैपेबल। boys are also capable, but in the present scenario, if you think, then boys are already, so for example in the mainstream education and they are doing changes. They are, suppose आपको इन्वेंटर के बारे में देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज होंगे, आपके गर्ल्स कम होते हैं। तो इन दैट सिनेरियो इस ऑप्शन में आपका डी बोल रहा है। लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, बिकॉज हम लोग चीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अगर इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो गर्ल्स आर डेफिनेटली दे वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर। यहाँ पे गर्ल्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ लीडिंग सोशल Yes. चेंज होता तो तो वो सही सही होता, होता। पर ओनली गर्ल्स वो शायद हाँ। नहीं होगा सही। यस ठीक है ठीक है। तो ये चीज है कि क्योंकि वहाँ पे ओनली गर्ल्स दिया हुआ है, दैट्स व्हाई जब भी कोई एक्सट्रीम वर्ड होता है उस केस में गलत होता है। तो यहाँ पे इसीलिए द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि यहाँ पे ओनली गर्ल्स दिया हुआ है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, दिस विल बी द सी। ठीक है, ये सी होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग सोशल चेंज दिया हुआ है। इस केस में कंफ्यूजन या इस केस में डिबेट हो सकता है कि डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि ओनली गर्ल क्यों, बॉयज क्यों नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन शुड नॉट बी टेकन। The girls were badly discriminated in the favor of boys in the past. This is definitely करेक्ट चीज है, ठीक है, सही है, तो डेफिनेटली इसका जो वेटेज भी रहेगा तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इसको चेंज कर दिया जाएगा आपका। सर यस सर यस सर कोई डिस्क्रिमिनेटेड होता है इसलिए तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। हाँ तो सर मतलब बॉयज को पहले ही मतलब एजुकेशन मिलता था गर्ल्स के मुकाबले। हाँ। तो सर अभी गर्ल्स मतलब ज्यादातर पीछे हैं बॉयज के हिसाब से। तो सर अगर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो सोसाइटी में चेंज होगा। तो सर वही होगा लास्ट पर शायद। नहीं मतलब वो तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही कर सकते हैं। ये जो पॉइंट थोड़ा बायस्ड है, ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही है, लेकिन वो थर्ड पॉइंट में भी फिट हो रहा है। ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर एट पार लाने के लिए ही तो पढ़ाया जा रहा है ना। बॉयज आर ऑलवेज बीइंग टॉट, दे आर ऑलवेज गिवन एजुकेशन। गर्ल्स पीछे थे, अब उन्हें लाने के लिए एट पार उनको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि एससी में रिजर्वेशंस है, अभी भी है, ताकि वो आ सके इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यस, तो यही चीज है कि द फोर्थ ऑप्शन इज ए काइंड ऑफ बायस्ड वन, दैट्स व्हाई वी विल नॉट टेक इट। सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइकली टू बी, लाइवली क्लासरूम सिचुएशन में क्या होना चाहिए? यस आपका ये देखो सी ऑप्शन जो बोल रहा है ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में बता रहा है। फ्रीक्वेंट टीचर एंड स्टूडेंट्स डायलॉग, मतलब ये क्वेश्चन डायलॉग मतलब होता है दोनों तरफ से बात करना, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एक्सक्लूसिवली डिपेंडिंग अपॉन, क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन ये क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर जितने अच्छे आपके होंगे उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल बहुत बड़े बड़े भी होते हैं कुछ जगह पे, या लेकिन वहाँ पे टीचर अच्छे नहीं होते, इसलिए उनका एजुकेशन जो है पुअर होता है। तो टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। द बेसिक एजुकेशन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? जैसे मैंने बोला स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सिस्टम है, तो स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इंडिकेटर। बेस्ट रेमेडी फॉर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग इज, तो बेस्ट रेमेडी क्या है? डायग्नोस्टिक लर्निंग, डायग्नोस्टिक टीचिंग। उनका जो प्रॉब्लम है उसको आप देखो और उसके अनुसार उनको रेमेडियल क्लासेस दो। तो डायग्नोस्टिक टीचिंग में जो दिक्कत होता है वो हम लोग उनको फाइंड आउट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनको हम लोग रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग मतलब जो टीचर सर्विस में है, फॉर एग्जांपल मैं अभी जॉब में हूँ तो हमारा अगर ट्रेनिंग होता है तो उसको बोला जाएगा इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। जब आप टीचर नहीं हो और आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वो आपका बीएड ट्रेनिंग होता है, या फिर वो नॉर्मली आपका जो है स्टूडेंट टीचर ट्रेनिंग होता है। तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग मतलब जो टीचर जॉब में है उनके लिए बोल रहा है। यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज व्हिच इज वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, मेकिंग इट रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये तो आपका होगा कि प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो प्रोसीजर, मतलब आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिसिंग
ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर्स। इसमें क्या होता है कि आगे जाके इसको आप स्कूल में फॉलो अप करोगे, ठीक है। जो चीज आप इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीख के आते हो, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो स्कूल्स में, आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नहीं तो हम जाके पढ़ के आ जाएंगे वहाँ पे और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो वी शुड प्रैक्टिस दैट ट्रेनिंग फॉलो अप प्रोसीजर इन द स्कूल्स। अच्छा, ये एक आपका स्टैटिक जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट ये क्या करता है? ये आपका 14 इयर्स एज ग्रुप तक चाइल्ड का बंद करता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट जो है प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर, ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू 14 ईयर। जो 14 ईयर की एज ग्रुप तक हम किसी भी बच्चे को लेबर नहीं करा सकते। दिस इज अ फंडामेंटल राइट है, ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है। आई थिंक आर्टिकल 23 है ये, ठीक है। आर्टिकल 23 या 24 में से कोई एक है जिसमें बच्चे को हम लोग चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते अप टू एज ऑफ 14। तो इसका ए होगा आंसर, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों देना चाहिए? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एनवायरमेंट हमारा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट ऑफ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट क्या है बच्चे का? रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथ, कोऑपरेशन और ओबीडियंस। क्या है? ओबीडियंस है, क्योंकि टीचर्स को वो डेफिनेटली अगर टीचर्स को मानेंगे तभी वो प्रॉपर जो फैसिलिटेटिंग वाला पार्ट है टीचर का वो यूज हो पाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। इफ ए स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रेस्पेक्ट टू यू, आप क्या करोगे? आप उसको इग्नोर करोगे, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में बहुत लोगों का दूसरा ऑप्शन भी सोच सकते हो, लेकिन कोई अगर आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा तो इग्नोर करोगे उस टाइम में। लेकिन आप क्या करोगे कि आप अपना जो नॉलेज अपना जो क्लासेस है उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे, अपने क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाओगे तो डेफिनेटली वो जो है आपको रेस्पेक्ट